खुशी हो रही है ना। तो वो देखो कि मतलब इतना मेरा करने लग गया है ना। कहता है मैं जस्ट ये शो करने ये कराने आया हूँ कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छी बात है ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नसरीन, बात सुनो, ये कहाँ लगाना है? इसको कहाँ लगाना था? अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, ये कैसे गुजरी आप लोगों की? जी जी बेटा, गुज़श्ता ईद मुबारक मेरी तरफ से और गुड मॉर्निंग। जी, हम लास्ट टाइम बेटा थे एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। अब इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। इसकी जितनी स्लाइड्स हमने पढ़ी थी, तो 20 स्लाइड्स पढ़ी थी हमने। नेक्स्ट 20 क्या स्टार्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को उस स्लाइड तक लेके चलती हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। बेटा, ईद कैसी गुजरी है आप लोगों की? जब तक स्लाइड में लेके आती हूँ, जब तक आपके साथ बातें भी करती हूँ। मेरी आवाज इजीली सुन रही है आप लोगों को?
जी, ये सब हमने पढ़ लिया था उस दिन, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो है वो हम पढ़ रहे थे। तो चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी में ये चीज़ें तो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर ली थी, और ये भी हो गया था। यहाँ से हमने मेरा कल स्टार्ट करना था, स्लाइड नंबर 21 से, रोल ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, ये हो गया था कि नहीं? हाँ जी। जी, रोल ऑफ हॉर्मोन्स से ये स्लाइड नंबर 21 है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसमें जो है जैसे मैंने अपनी लास्ट स्लाइड्स में पहले लेक्चर में बताया था कि जो है हॉर्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं मेल और फीमेल के, जब जो है 7-8 इयर्स की एज होती है। तो जो है ग्रोथ हॉर्मोन्स, जो हर हार्मोन जो है उसका अलग-अलग, हर हार्मोन का फंक्शन अलग होता है। बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो हार्मोन्स का रोल होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एक्ट करते हैं ब्लड के थ्रू पे मेल और फीमेल के जो है जेनिटल ऑर्गन्स पे। और जेनिटल ऑर्गन्स के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, तो वो मैच्योर होते जाते हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऑर्गन्स है और किस तरह हार्मोन्स उस पे एक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल रोल में लाइफ लॉन्ग के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अर्ली इन लाइफ primarily influence its anatomy, organization, structure of CNS, and feminine versus masculine eyes, brain and body। और ये हॉर्मोन्स जो है ये अर्ली ही स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे पहले ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अर्ली इन लाइफ। फिर प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ द अनाटमी, अनाटमी को जो है वो जो है मेंटेन करते हैं, और अनाटमी की हेल्थ और उनके ऑर्गन्स को अनाटमिकली जो है वो जो है बड़ा करते हैं, मीन केयर ले ग्रोथ करते हैं। फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ CNS, फिर फेमिनाइन वर्सेस मैस्कुलिन आइज, ब्रेन एंड बॉडी, सब पे इफेक्ट होता है। Activational role or specific to puberty, structural remodeling of brain। अब ये स्ट्रक्चरल और रीमॉडलिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो कॉलम है उनकी रीमॉडलिंग करते हैं। फिर इंक्रीज इन, जैसे जैसे प्यूबर्टी में जो है बच्चा जाता है 7 से 19 ईयर्स तक, तो उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके ब्रेन की जो है मॉडलिंग भी हो रही होती है, ब्रेन भी मेच्योर हो रहा होता है, ब्रेन के कॉलम भी मेच्योर हो रहे होते हैं। इंक्रीज इन सेलाइन ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलाई और सेक्सुअल मोटिवेशन। अब इनके साथ जैसे जैसे स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स और ब्रेन जो है इनकी रीमॉडलिंग, 3rd ईयर रीमॉडलिंग होती है, तो इसी तरह से जो है सेक्सुअल ऑर्गन और सेक्सुअल स्टिमुलाई भी जो है 7 से 19 ईयर्स में होती है, और सेक्सुअल मोटिवेशन होना स्टार्ट हो जाती है। Development was sexual motivation due to stimuli of the hormones, जो hormones act करते हैं, ठीक है। Development of the secondary sex characteristics, secondary sex characteristics जो है वो सारे reproductive organs हैं। जी, प्यूबर्टी में जो है प्यूबर्टी फिजिकल चेंजेस इन बॉयज, बॉयज में जो प्यूबर्टी में फिजिकल चेंजेस आती हैं, ग्रो टॉलर एंड हैवियर, वो टॉलर एंड हैवियर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बोन्स ग्रो बिगर, गेट मोर मसल्स एंड हैवियर, और बोन्स भी जैसे जैसे वो ग्रो होता है, टॉल होता है, उसकी बोन्स भी जो है वो बिगर बनती जाती हैं और मसल्स ज्यादा होते जाते हैं, और उसका वेट हैवियर, वेट भी ज्यादा होता जाता है, ठीक है। नोज एंड जा गेट बिगर एंड फेस गेट लॉन्गर, नोज एंड जा जिस, ये एक स्पेसिफिक जो है एक पहचान है जा एंड नोज से, कि ये एज जो है 7 से
ये 19 की तरफ जा रहा है, फेस इंप्रेशन से ही पता चल जाता है। फिर हेयर स्किन कैन बिकम ऑयली एंड यू मे गेट पिंपल्स। तो पिंपल्स आप लोगों को जो हो कि जब जो है ग्रोथ हॉर्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं, तो उन हॉर्मोन्स की वजह से जो है ऑयली स्किन और ऑयली फेस हो जाता है। जब ऑयली स्किन और ऑयली फेस होता है तो पिंपल्स आते हैं, ठीक है। और ये पिंपल्स जो है जैसे ही 19 ईयर्स से ज्यादा हो जाते हैं तो पिंपल्स कम कम होते होते खत्म हो जाते हैं। बॉडी स्वेट्स मोर, बॉडी जो है वो स्वेट्स करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। हेयर ग्रो ऑन फेस, अंडर आर्मपिट्स, अराउंड जेनिटल ऑर्गन्स। और ये जो है ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप जो है जाती रहती है। और 19 ईयर से जो आपके सामने पिक में मैंने दिखाई हुई है, इमेज है, इमेज में दो चीजें दिखाई हैं। एक 9 से 19 ईयर्स में जो बॉडी चेंजेस आती हैं वो आपने देखा कि 19 ईयर्स में जो है बॉडी चेंजेस। तो 9 ईयर्स का बच्चा जो है उसके जो निपल्स, उसकी चेस्ट और बॉडी शेप जो है वो कितनी स्मॉलर है। और इससे जाते जाते 19 ईयर्स का जो है वो जो है हेयर जो है वो कंप्लीट, बॉडी हेयर कंप्लीट हो गए और चेस्ट जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। और जो वेट और मसल जो है वो कंप्लीट बन चुके हैं। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे इमेज है, उस इमेज में आप देखें कि 9 ईयर का फेस जो है वो कितना जो है चिल्ड्रन चाइल्ड फेस लग रहा है ना, चाइल्ड लग रहा। 9 से आगे 12 ईयर्स में चले जाएं, 12 ईयर से वो जो है उसके चेहरे पे जो है एक जो चाइल्ड का जो इम्प्रेशन था वो भी होना शुरू हो गया, बिगर। और उसके बाद जो है 15-16 ईयर्स में उसके छोटे छोटे हेयर्स आने शुरू होते हैं। जो 19 ईयर्स में आके जो है वो कंप्लीट हेयर आ चुके होते हैं। कुछ बच्चे जो है वो 17-18 ईयर्स में उनके हेयर आ जाते हैं। वो उनकी सेटिंग करवाते हैं, शेप करवाते हैं, बट उसके जो कंप्लीट हेयर ग्रो नहीं किए होते। कंप्लीट हेयर जो है वो 19 ईयर्स तक उसके आते हैं। तो इस पिक में भी आप देख लें कि जो इमेज 9 से 19 ईयर्स में कितना डिफरेंस है। May get more hair on arm, legs and chest. फिर वॉइस गेट डीपर। अच्छा, इसमें वॉइस भी चेंज होती है 15 ईयर्स में आके जो है। हॉर्स वॉइस उसको बोलते हैं कि वॉइस जो है वो डीपर हो जाती है, भारीपन आता है। तो एक हॉर्स वॉइस कहते हैं। उस वॉइस से भी गुजर के जब 19 ईयर्स तक चला जाता है तो वो वॉइस जो है नॉर्मल जो है जैसे यंगेस्ट की वॉइस होनी चाहिए इस तरह से हो जाती है। फिर जो है पीनस एंड टेस्टिस भी ग्रो होते हैं, जैसे क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही जिक्र करते हैं। स्क्रोटम चेंजेस आती हैं, वो भी ग्रो करते हैं। मे हैव मूड स्विंग्स, सेक्सुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ब्रेस्ट में ग्रो, ये चीजें आती हैं। मूड स्विंग्स तो ये बाकी चीजें तो जो सारे लोगों को नहीं दिखती, उनको फेशियल इंप्रेशन नजर आते हैं ज्यादा। लेकिन मूड स्विंग सबको नजर आता है, अपने टीचर्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, स्पेशली जो है अपने पेरेंट्स के साथ मूड स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स आते जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है मूड स्विंग्स में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में आते हैं। तो सिर्फ काउंसलिंग करनी होती है। अब अगर काउंसलिंग नहीं करते तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। इस कॉम्प्लिकेशन पे मैंने पहले भी बताया था, स्पेशली बॉयज। और मैंने गर्ल्स को भी अपने एक्सपीरियंस पे देखा है कि वो जो है ड्रग अब्यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि ये ऐसी एज होती है कि वो अपने आप को, उन्होंने कपड़े चेंज करना, बाल बाल बनाना और स्लीवलेस पहनना, दुपट्टा ना लेना और लड़कों का बाहर जाना, मोटर बाइक जो है व्हीलिंग करना, वन व्हीलिंग करना और उन बाइक जो है वो तेज चलाना, ये चीजें जो है वो पेरेंट्स को अच्छी नहीं लग रही होती, जहां जहां से वो रोकते। तो इस वक्त पेरेंट्स और टीचर जो है बच्चों को
काउंसलिंग करके टेक्निकल तरीके से हैंडल करते हैं। अगर वो टेक्निकल तरीके से हैंडल नहीं करते तो ये एक ऐसा भी वक्त आता है कि वो अपने बच्चे को खो देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें मैं आप लोगों को फोकस कर रही हूँ, आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में इस चीजों की काउंसलिंग करनी और अपने पेरेंट्स को भी बताना, ताकि आपसे छोटे बहन भाई हैं उनको, आपको अगर डांट टपट की है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को और अपनी जो है फैमिली में ये चीज बता सकें कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये जानबूझ के जो है इसका मूड स्विंग्स नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने इसकी काउंसलिंग करनी है। फिर जो है हार्मोनल चेंजेस में, hormones chemical messengers and that travel in the bloodstream from the place where they are made, called glands. Up glands to place where they do their work. Each hormone has a specific job. अब ये एक केमिकल मैसेंजर हैं जो ब्रेन से आते हैं और ब्लड के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम से टारगेटेड ऑर्गन्स जो है, जो ग्रोथ ऑर्गन हॉर्मोन्स है, वो ग्रोथ टॉलर के लिए, और जो रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स है, मैं आपको रिप्रोडक्टिव पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो है इससे एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स ब्रेन से मैसेज आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो फिर मैसेज आता है कि एफएसएच और एलएच जो है हॉर्मोन्स बनाए। एफएसएच फॉलिकुलर जो है स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है, और वो मेल और फीमेल, जब जो है फीमेल के जो है वो रिलीज, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आएगा कि आप एफएसएच और एलएच जो है वो रिलीज करें। एफएसएच क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स है। अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज कराने हैं उन्होंने। अब वो क्या है? एस्ट्रोजन फीमेल के लिए और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स के लिए। अब वो जो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो भी जो है ब्लड में आने हैं। जब वो ब्लड में आने हैं तो फीमेल्स का आगे, अभी ये मेल्स के हार्मोन की बात करती हूँ, जब फीमेल्स की आगे मेरी दूसरी तीसरी स्लाइड जो है नेक्स्ट, वो फीमेल के एस्ट्रोजन का बताऊंगी। अभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये जो है ग्लैंड्स आते हैं, कॉल्ड ग्लैंड्स, द प्लेस वेयर दे डू देयर वर्क, वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ईच हार्मोन हैज अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर हार्मोन की स्पेसिफिक जॉब होती है और वो अपने टारगेटेड ऑर्गन पे जाके टारगेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उन पे जो है एक्ट करेगा। The pituitary gland deep inside your brain gets things started. It's tend to out hormones to our sex organ to get them started, start making sex hormones। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मैसेज ब्रेन से मैसेज आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आगे मैसेज करेगी कि हार्मोन्स जो है वो रिलीज करें। हार्मोन्स जो है वो एफएसएच लूटिनाइजिंग एंड लूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब वो जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। इट इज द सेक्स हार्मोन्स दैट मेक द चेंजेस दैट cause children bodies grow into adult bodies. Both boys and girls make the same sex hormones. The main ones are testosterone and estrogen. बाकी उनके सेम होते हैं, बट जो जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है सिर्फ वो चेंज होते हैं। मेल्स का टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन फीमेल के लिए। बॉयज मेक lots of testosterone, not so much estrogen. Girls make lots of estrogen, not too much testosterone. टेस्टोस्टेरोन जो है वो गर्ल्स में वो बहुत शॉर्ट सा होता है, जैसे बॉयज में जो है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है और माइनर सा जो है वो एस्ट्रोजन होता है।
जो मेन फंक्शन है मेल में वो टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन। सेक्सुअल चेंजेस जो है वो, क्योंकि मैं आप लोगों को सेक्सुअल चेंजेस बता रही हूँ, इसलिए हमें वही सेंसिटिव ऑर्गन्स जो है वो मैंने उनकी इमेज दिखाई हुई है। इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूरिथ्रा, ये मेल के फीमेल ऑर्गन है, यूरिथ्रा, पीनस, टेस्टिस और एंड स्क्रोटम। इसी तरह सेक्सुअल चेंजेस जो यूरिथ्रा में आती है, तो यूरिथ्रा के थ्रू ही सीमन और यूरन आता है और इसकी ग्रोथ जो है टाइम टू टाइम होती जाती है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन आके टारगेट करता है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्ज हो जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा था कि ग्रोथ स्पर्ट जैसे आती है, इसी तरह जो है इन ऑर्गन्स पे भी ग्रोथ स्पर्ट्स आती है। टेस्टोस्टेरोन मैंने उस दिन बताया था कि फीमेल में जो स्पर्ट आती है जिसको बोलते हैं सर्ज आती है, ठीक है, वो 7 ईयर से लेके आपके बुक के मुताबिक जहाँ 9 to 19 ईयर्स है, बट 7-8 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। ये सर्च कभी कभार आती है 7-8 ईयर्स में, फिर 9 ईयर्स में उससे ज्यादा, 10 ईयर्स में उससे ज्यादा और 12 ईयर्स में। इस तरह जैसे जैसे ग्रोथ ज्यादा होती है तो वो सर्च जो है हार्मोन्स की, वो भी अपना एक्शन ज्यादा से ज्यादा करती है, क्योंकि उसको मेल के लिए सीमन बनाना होगा, ठीक हो गया। इसी तरह पीनस जो है ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट हैंग और सच, पीनस जो है इसकी भी ग्रोथ होती है। टेस्टिस और जो है टेस्टिस की भी और जो है ग्रोथ होती है जैसे जैसे स्पर्ट होती है आती है। इसी तरह स्क्रोटम की भी ग्रोथ होती है। ये सारी चीजें जो है ये जैसे जैसे जो है हार्मोन्स की सर्च आती है वो ग्रोथ होती जाती है। जैसे जो है टॉलर होते हैं, जैसे मसल्स ज्यादा होते हैं, इन चीजों की भी साथ ग्रोथ होती है। सेक्सुअल चेंजेस जो है हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी make the testes grow and they start making more testosterone and producing sperm। अब जो एक टाइम आता है जो 15 ईयर्स में जो है फर्स्ट एजेकुलेशन होती है। जब फर्स्ट 15 ईयर्स में फर्स्ट एजेकुलेशन होती है तो वो किसने जो मेन फंक्शन जिस हॉर्मोन्स का था वो टेस्टोस्टेरोन था, जिसने आके मेच्योर किया और स्पर्म बनाए, ठीक है, स्पर्म को प्रोड्यूस किया और जो सेक्स ऑर्गन्स थे उनको मैच्योर किया और स्पर्म को प्रोड्यूस किया। अब जो है आफ्टर प्यूबर्टी जो जो 2 लाख से लेके 4 लाख तक स्पर्म सेल्स जो है वो बन जाते हैं। अब फर्स्ट एजैकुलेशन कह लें या एजैकुलेशन कह लें, उसमें 3 to 5 ml जो है वो सीमन होता है और उस सीमन के अंदर जो है वो जो है मोर देन, जहाँ 4 लाख लिखा है, मोर देन जो है जो 5 लाख स्पर्म जो है, 3 to 4 लाख स्पर्म के दरमियान में जो है वो हेल्दी स्पर्म पाए जाते हैं इन अ डे फॉर इन फर्स्ट वन ejaculation में इतने, ठीक है, in a day for the rest of life of an individual. Sperm build up in tubes around the testiculars. They travel along some tubes and mix with fluid, fluid जो mix with fluid that is called semen from glands, और फिर वो ejaculation के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल चेंजेस कैसे होती है? सेक्सुअल चेंजेस में हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होती है और पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है कि जैसे ही पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होती है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ तो उसने ज्यूनाइलेज जो है साइलेज एक्टिवेशन स्टार्ट कर दी। दीज आर दी हॉर्मोन्स। अब ये जो जूनिलेट साइलेज एक्टिवेशन जब उसकी हुई तो उस एक्टिवेशन से क्या हुआ, साइक्लिक ग्यूसिन जो है मोनोफॉस्फेट प्रोडक्शन हुई,
जब वो प्रोड्यूस हुए तो क्या हुआ, स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन इन दी कार्पस कवर्नोसम। कार्पस कवर्नोसम जो है इट इज द लेयर ऑफ पीनस, ठीक है, उसको उसके मसल्स को रिलैक्स एंड स्मूथ कर दिया एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द पीनस, और पीनस में ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा हो गया एंड एजैकुलेशन हो गई, ठीक है, स्पर्म की। अब अगर ये जो है वो मैंने आपको इस तरह ग्रोथ हार्मोन्स के हार्मोन्स जिस तरह एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली बताया। दूसरी तरफ जो है ये मैंने इमेज दी है, दूसरी तरफ मैंने राइट डाउन किया कि स्पर्म जो है मिक्स स्पर्म प्लस फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, सीमन है, ठीक है। अब ये जो है मिक्स अप होके सीमन बन गया। If semen is going to come out, the penis is likely to be erect, ठीक है। तो अब penis get erect when blood rushes into it। अब penis में जब ejaculation होने वाली होती है, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होती है, और वन बाय वन मैंने बताया, तो उसमें स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है और ब्लड का फ्लो जो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है मसल्स रिलैक्स होते हैं और उस एजैकुलेशन हो जाती है, ठीक है, ब्लड के फ्लो की वजह से। और मसल्स पुश दी सीमन, और मसल जो है सीमन को पुश करते हैं। स्मूथ मसल्स रिलैक्स इन दी कार्पस कवर्नोसम, और इसके साथ जो है दिस इज कॉल्ड दी एजैकुलेशन, तो एजैकुलेशन हो जाती है। अब मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन एंड एजैकुलेशन जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब प्यूबर्टी फिजिकल चेंजेस इन गर्ल, वो था प्यूबर्टी एंड फिजिकल चेंजेस इन बॉयज था, और ये जो है गर्ल्स का मैं स्टार्ट करने लगी। गर्ल्स में जो है प्यूबर्टी फिजिकल चेंजेस इन गर्ल्स में, गर्ल्स भी जो फिजिकल चेंजेस हैं इनमें गर्ल्स की जो है ऑर्गन्स वो अलहदा नजर आते हैं और बॉयज के अलहदा। जैसे मैंने आपको पिक दिखाई है वो 7 to 19 ईयर्स, ऊपर वाली पिक देखें, 7 to 19 ईयर्स में जो है 7 ईयर की बच्ची कितनी बच्ची थी, और जो 19 में जो एक कंप्लीट गर्ल बन चुकी है। Get taller and heavier, bones grow bigger and heavier, hip get wider and more curvy, face changes shape, eyes get a little deeper। ये चीजें मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में आती है, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मेल एंड फीमेल वर्सेस मेल एंड फीमेल वो आती हैं। तो फिर जो है आप लोग जो है स्लाइड, आप लोग अगर बुक से पढ़ोगे तो बुक में से आपको किसी एक बुक में इतनी अच्छी डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी में कुछ आपको पार्ट मिल जाएंगे, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो इसी तरह से जो है 7 से 19 ईयर्स में जो है वो हार्मोन्स, फीमेल के हार्मोन्स जो है वो एस्ट्रोजन है, सर्ज आती है, और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, वजाइना बड़ा होना शुरू हो जाती है, जो निपल्स बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, और 19 ईयर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। और जो मेरे सामने इमेज मैंने दिखाई है, लड़की जिसने ब्लू शर्ट और साथ में ब्लैक पैंट पहनी है, तो इस तरह की खूबसूरत लड़की नजर आ रही होती है। तो इसी तरह हेयर ग्रोस अंडर द आर्मपिट अराउंड द जेनिटल ऑर्गन्स, और जेनिटल एरिया कह लें। हेयर ऑन आर्म एंड लेग्स ग्रो डार्कर, और डार्कर आते हैं, ब्रेस्ट एंड निपल्स गेट लार्जर, बॉडी फैट मोर, एंड पिंपल्स, पिंपल्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन ग्रोज, onset of menstruation, and we have मूड स्विंग, सेक्सुअल थॉट्स एंड फीलिंग्स। जिस तरह लड़कों का मूड स्विंग हुआ था इसी तरह लड़कियों का भी मूड स्विंग होता है। ये ऐसी एज होती है कि इस एज में बहुत प्यार से बच्चों को फ्रेंडली रखना पड़ता है। अपनी माओ को बता दें
कि अब आप लोगों को या आपके छोटे बहन भाई जिनकी ये एज गुजर रही है उनको अपने फ्रेंड्स बनाएं। ठीक है, जब इन बच्चों को फ्रेंड बनाया जाता है तो वो अपनी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है, ग्रोथ है, उससे वो शायद फील नहीं करते। उससे जैसे बच्चियों को मेंसेस आ जाते हैं, हेयर ग्रोथ होती है, तो फिर माएँ जो है बच्चों के साथ फ्रेंडली उनको सारी चीज़ें बताती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होता। जब माएँ ये चीज़ें नहीं बताती तो क्या होता है, जब बाप अपने बेटों को नहीं बताते तो वो इंटरनली जो है सप्रेस होते हैं और ये उनके जो मूड स्विंग होता है इन चीज़ों की वजह से होता है, जो चीज़ें वो बता नहीं सकते होते किसी को। ठीक है, वाइड चेस्ट हो रही है, ब्रेस्ट बड़ी हो रही है, ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं और उनको ये चीज़ें चेंज नज़र आती हैं और वो ये चीज़ें किसी को बताना चाह रहे होते हैं। हेयर कोई बताएगा तो वो हेयर रिमूव करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई बताएगा तो ये जो पिछली हमारी माएँ थी वो कह रही होती थी कि ये जी एक घोड़ा था जो फिस गया। तो आज का वो दौर नहीं है जो पिछले ज़माने का दौर था। तो आज की माएँ जो हैं उनको एजुकेशन होना चाहिए, उनको माँओं को एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अपनी बच्चियों को, बाप अपने बेटों को जो है ये चीज़ें डिस्कस कर सकें और वो शाय फील ना कर सकें, उनका मूड स्विंग ना हो और वो डिप्रेस ना हो। जब इन चीज़ों से वो परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये जो है ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट्स हो सकता है और उनके जो है मेंटली जो है मूड स्विंग्स ज़्यादा होगा। ठीक हो गया? सेक्सुअल चेंजेस में जो है वल्वा, क्लाइटोरस और लिबिया मेजोरा और लिबिया मेनोरा जो है ये चीज़ें, फिर यूरिथ्रा, वजाइनल ओपनिंग, हाइमन और एनस, ये सारे जो क्या है सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो सारे जो है ग्रो करते हैं अपनी अपनी टाइम और अपनी अपनी एज के हिसाब से। अच्छा, इसी तरह जब जो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी, तो जिसको मीनार बोलते हैं और मीनार के लिए जब बच्ची अभी अपनी माँ के पेट के अंदर होती है, बच्ची अभी पैदा नहीं होती, तो मोर देन 3 लाख ग्राफियन फॉलिकल उसकी ओवरी के अंदर होते हैं। ठीक है, मोर देन 3 लाख ग्राफियन फॉलिकल उस बच्ची की ओवरी के अंदर होते हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुई है। ठीक है, अब जब वो पैदा होती है तो ये ग्राफियन फॉलिकल जैसे जैसे वो पैदा होती है ऐसे ऐसे ही ग्रो होते जाते हैं। ठीक है, अब जो है आपको जो है इमेज दिखाई हुई है यूट्रस की इनसाइड ऑर्गन, वजाइना, वार्म, सॉफ्ट, माइस्ट और पैसेज जो है वे ज्वाइनिंग और साइड द यूट्रस। अब वजाइना का जिक्र ये आया जो आपको यहाँ यूट्रस के साथ वजाइना नजर आ रही है लोअर साइड पे, जिसपे रिंग रिंग साइड जो है शेप है इसकी, तो आपको ये राउंड 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 नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये ज्वाइन कर रहे होते हैं यूट्रस के साथ। अब यूट्रस का जो लोअर एंड है वो जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। अब लोअर एंड यूट्रस के पार्ट अगर इसमें आए तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों को यूट्रस के पार्ट जो है वो मुझे बताना पड़ेंगे। ठीक हो गया? मे बी आप लोगों ने अनाटमी पढ़ी हो यूट्रस की, बट आप लोगों ने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी होती अनाटमी जितनी डिटेल से अभी पढ़ना पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। अब यूट्रस दी फॉर्म मस्कुलर ऑर्गन्स अबाउट दी साइज ऑफ पियर। अच्छा, इसको पियर शेप जो है ऑर्गन बोलते हैं। तो ये साइज ऑफ पियर, पियर के साइज का भी साइज भी उतना होता है और उसकी शेप भी पियर शेप होती है। वेयर डेवलपिंग बॉडी कार्ड a uterus grow and is fed, where the period comes from। अब जो नॉन ग्रेविड यूट्रस होती है उसका वेट 90 ग्राम 60 ग्राम होता है नॉर्मली।
जो यूट्रस का वेट है वो 60 ग्राम होता है, नॉन ग्रेविड यूट्रस का। और इसके जो वजाइना के साथ जुड़ी है, इस पार्ट का नाम है सर्विक्स। अब सर्विक्स का दूसरा नेम जो है वो ओस है। ओस को इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस कहते हैं। अब इंटरनल ओस जो है वो जो यूट्रस की तरफ ये ओस फोल्डिंग में जो है सर्कल नमा होती है, जो यहाँ जुड़ी हुई है वजाइना के साथ। जो इनसाइड उसका जो है पार्ट, उसको इंटरनल ओस, और जो वजाइना के साथ जुड़ा हुआ है उसको एक्सटर्नल ओस कहते हैं। ठीक हो गया। अब यूट्रस के अगर पार्ट गिने काउंट करें तो सबसे ऊपर फंडस है। फंडस और दरमियान वाला बॉडी होता है, और उसके नीचे जो नैरोइंग पार्ट सर्विक्स के ऊपर नजर आएगा आपको, नैरो पार्ट, दैट इज कॉल्ड इस्टमस। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस इस्टमस का नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी अनाटमी पढ़ते हो तो इस्टमस आपको गायनी की टीचर बताती है, और इस्टमस के कुछ फंक्शन होते हैं गायनी में। फंडस, बॉडी, isthmus, cervix and then vagina. ठीक है, narrowing part of the uterus called isthmus। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो बॉडी है, बॉडी में आपको एक ट्रायंगुलर शेप नजर आती है। ट्रायंगुलर शेप जो है दैट इज द कैविटी, इसको कैविटी बोलते हैं। अब ये कैविटी मेन फंक्शन जो है इस कैविटी का है। अब कैविटी जो है इसी में जो है साइकिल देखिए, ओव्यूलेशन हो रही है, आपको ये जो दिखाया हुआ है यहाँ ओव्यूलेशन हो रही है। अब ओव्यूलेशन होती है और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल आना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन इज द पार्ट ऑफ जो है वो स्पर्म एंड ओवम जब मिक्स अप होते हैं तो उनको तो ये ओव्यूलेशन उस चीज का पार्ट है, ठीक है। अब जो मेंसिस है, मेंसिस एक अलग चीज है कि मेंसिस क्या है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जब ओव्यूलेशन होती है तो दैट इज द पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समटाइम जब जो है हम करते हैं उसको वक्फा देते हैं 3 या 4 साल का इंजेक्शन या टेबलेट देके कि प्रेगनेंसी ना हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को खत्म करते हैं, बट मेंसेस आ रहे होते हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ओव्यूलेशन होना और मेंसेस आना दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन इसलिए होती है कि ओव्यूलेशन में स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अब ये एक मुख्तलिफ चीज है। जो मेंसेस आना वो एक मुख्तलिफ चीज है। बकायदा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि ओव्यूलेशन कैसे होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। अब इससे नीचे मैंने मोटी मोटी चीजें जो अनाटमी पढ़ा रही हूँ, जब मैं इसकी ये तो अभी आप लोगों को जो है मैं बकायदा ये यूट्रस नहीं पढ़ा रही। जब मैं यूट्रस पढ़ाऊंगी तो मैं मोर डिटेल इसकी पढ़ा दूंगी। अभी मैं जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली जो पार्ट आया मैं उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। इसी तरह ग्राफ कार्ड जी। नेक्स्ट जो है इनसाइड ऑर्गन फ्लोपियन ट्यूब। जैसे मैंने आपको जो है वजाइना और यूट्रस का बताया, इसी तरह फ्लोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड सर्विक्स। अब फ्लोपियन ट्यूब नैरो ट्यूब बिटवीन द यूट्रस एंड द ओवरी। ओवरी और यूट्रस के दरमियान में जो ट्यूब है दैट इज कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब। ठीक हो गया। इसके भी 4 पार्ट होते हैं फ्लोपियन ट्यूब के। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो 4 पार्ट, और ये बताऊंगी कि वाइडर पार्ट इज द एम्पुला वेयर फर्टिलाइजेशन इज अकर। फिर ओवरी है, ओवरी ग्लैंड दैट मेक एग सेल्स एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो मेन फंक्शन है वो ओवरी का है।
ओवरी ने जो है ओव्यूलेशन करनी है। जब ओव्यूलेशन करनी है तो फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला तक जब आना है तो ऊपर से स्पर्म आना है। स्पर्म में फर्टिलाइजेशन जब जी ये मिक्सअप होगी, ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक हो गया। आगे सर्विक्स की लोअर पार्ट ऑफ द यूटरस में एक जो है म्यूकस टू कीप स्पर्म अलाइव। अब जो है म्यूकस को अलाइव करना या ये वो जो भी चीज लिखी हुई है, बट सर्विक्स जो है ये ज्वाइन करती है वजाइना के साथ, ताकि यहाँ से जो है सर्विक्स के रास्ते से ये ओपनिंग रास्ता है जहाँ से स्पर्म जाने हैं, मेंसेस आने हैं और डिलीवरी होना है सर्विक्स के रास्ते से। इन शॉर्ट the lower part of the uterus में ये हो गया, has opening through which menstrual fluid and pass out the uterus to sperm can। ये चीज मैंने बता दी आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, गर्ल्स आर बोर्न विद hundred of thousands of tiny eggs called ova। once is called a ovum। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो गर्ल्स होती हैं वो अभी पैदा भी नहीं होती। गर्ल बॉर्न जहाँ बताया आपको कि उसमें 100,000 जो है वो ओवम होते हैं। मैंने आपको इसके पैदा होने से पहले ही बता दिया कि ग्राफ्टियन फॉलिकल, ठीक है, जो है वो बेबी बॉर्न होने से पहले जो है वो मोर देन 3 लाख ग्राफ्टियन फॉलिकल उसके अंदर मौजूद होते हैं। और जो है ओवा जो है ओवम ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है और ये जो है कंप्लीट होता है। अब मेरी स्लाइड में आगे आगे जाके बताया जाएगा। और जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाएगा, जैसे जैसे ग्राफिन फॉलिक मेच्योर होता जाएगा और एस्ट्रोजन की सर्ज आती जाएगी और उसके ऑर्गन्स मेच्योर होते जाएंगे, ऑर्गन के साथ साथ सर्ज आती जाएगी, ग्राफिन फॉलिकल भी मेच्योर होते जाते हैं। अभी तो जब यंगेस्ट लड़कियां हो जाती हैं तो ग्राफिन फॉलिकल जो है वो 1 मंथ में एस्ट्रोजन ने ग्रो करना होता है। बट यहाँ जब बच्ची पैदा होती है वहां से लेके जो है वो 11 इयर्स तक लग जाते हैं एस्ट्रोजन को ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर करते करते, क्योंकि इस वक्त उसके ऑर्गन मैच्योर नहीं होते। उसका टारगेट जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पे पहला होता है कि उसने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को मैच्योर करना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो है वो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिसमें अब जो है मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है, जिसमें ब्रेस्ट, निपल्स, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और जो है लिबिया मेचोरा, मनोरा, क्लाइटोरस, ये सारी चीजें जो है जब तक ये मेच्योर नहीं करेंगे हॉर्मोन्स, जब तक जो है वो सर्ज जितनी मर्जी आती जाए, जब तक ग्राफिन फॉलिकल मेच्योर नहीं होंगे। These egg cells are only half formed at puberty। hormones in enlighten the ovaries, it is time to start releasing ova। अब उसने कहा कि जब प्यूबर्टी पे आ जाती है, 11 इयर्स से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ये जो है ओवरीज में स्टार्ट कर देती है और ओव्यूलेशन रिलीज ओवा। ओवा रिलीज होने को ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, usually one at time menstruation develops and is released from an ovary and travel through one of the fallopian tube। हर ओवरी जो है तो ओवरी से एग रिलीज होता है और सेकंड मंथ जो है दूसरी ओवरी से एग रिलीज होता है और वो फ्लोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करता है, ओव्यूलेशन इसको बोलते हैं। अभी मैं जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को टच नहीं कर रही, ठीक है, अभी ओव्यूलेशन तक ही मैंने बताया। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बकायदा पूरा एक लेक्चर होगा मेरा, ठीक है, उसमें घंटा 2 घंटे लग सकते हैं। 9:57 हो गए हैं और मुझे अटेंडेंस का याद ही नहीं रहा कि मैंने अटेंडेंस लेनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे हर लेक्चर में अटेंडेंस लेनी होती है।
अभी मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट देखूं कहाँ तक चल रहा है। सॉरी, अभी तो ये काफी लंबा है, तो यही मैं छोड़ के अभी एक दफा आपकी अटेंडेंस ले लूं और आप ब्रेक कर लो, ठीक है। ब्रेक में आपको 15 मिनट की ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है। टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक 9:15, ठीक है। 9:15 तक आप वापस आ जाओ।
जी। अ, हम वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है। जी बेटा, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। एट द सेम टाइम द यूट्रस स्टार्ट टू ग्रो अ थिक लाइनिंग ऑन द इनसाइड वॉल्स। अब जैसे जैसे बेटा, आप आर यू विद मी स्टूडेंट्स? हाँ जी। जैसे मैंने ऑर्गन बताया आप लोगों को कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो होते हैं जैसे यूट्रस ग्रो होती है, तो इसके एट द सेम टाइम द यूट्रस स्टार्ट टू ग्रो अ थिक लाइनिंग ऑन इनसाइड द वॉल्स। अब थिक लाइनिंग जो है इनसाइड द वॉल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अ, इसकी जो यूट्रस की लेयर है, इसके 3 नेम्स है: इंडोमेट्रियम इनसाइड, मायोमेट्रियम दरमियान वाली, एंड पेरीमेट्रियम जो है वो आउटसाइड द यूट्रस जो लेयर है वो 3 लेयर होती है। जो इनसाइड द यूट्रस लेयर है इंडोमेट्रियम, तो वो उसकी लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है बननी और उसकी लाइनिंग थिक हो जाती है। ठीक है। thick lining on inside wall. The lining has lot of tiny blood vessels. Okay. The lining is there to protect and feed an egg that has combined with a sperm to form a fertilized egg. अब ये जो है एक्चुअली ये इंडोमेट्रियम है। ठीक है। इनसाइड द यूट्रस जो लेयर है वो इंडोमेट्रियम है, इसके बाद दरमियान वाली लेयर मायोमेट्रियम है, उसके बाद पेरीमेट्रियम। जो लाइनिंग है वो इंडोमेट्रियम में थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम हो जाता है, और उस थिकनिंग की 2 रीजंस होती हैं। नंबर 1 तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आने होते हैं, दैट लाइनिंग्स आर शट डाउन, एंड जब वो शट डाउन होती है तो मेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर वो शट डाउन नहीं होती, उधर फर्टिलाइजेशन आती है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो ब्रेन से मैसेज आ जाता है उन लाइनिंग्स को कि उन्होंने शट डाउन नहीं होना, तो वो मजीद थिकनिंग हो जाती है उनकी। अब मजीद थिकनिंग जब होती है तो उस मजीद थिकनिंग को डिसिजुआ और फिटल बेड बोलते हैं। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो आके वहां पे स्टे करेगा। शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ आपको इसका। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? इफ एन एग डज नॉट मीट अ स्पर्म, द लाइनिंग इज नॉट नीडेड। अगर जो है स्पर्म नहीं मिला तो उन लाइनिंग की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो वो शट डाउन हो जाएंगी। It break up, mix with some blood, it comes out the uterus into the vagina and then out the vaginal opening. This is called menstruation. अब ये देखिए, menstruation दिखा दिया इस स्लाइड में आपको। अगर इनकी थिकनिंग मजीद नहीं हुई, ये डिसिजुआ नहीं बना, या फिटल बेड, जब इनकी थिकनिंग होती है उधर स्पर्म आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उस थिकनिंग को जो है डिसिजुआ और फिटल बेड भी बोलते हैं, क्योंकि जो है फर्टिलाइज ओवम में आना। जब वो नहीं आना तो ये जो है लाइनिंग में ब्लड जो है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो है फिर इनकी जो है इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस एंड देन ये बर्स्ट हो जाती है। अब जब ये बर्स्ट होती हैं लाइनिंग जो है, इनको कह लें कि शट डाउन हो जाती है। शट डाउन हो जाती हैं तो इनमें से ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ओव्यूलेशन एक एंड अदर थिंग, ओव्यूलेशन एक अलहदा चीज थी, और ये मेंसेस है जब यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग इंडोमेट्रियम शट डाउन हो जाती है। उसके शट डाउन होने से, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स है ना, जैसे वो शट डाउन होगी तो ब्लीड कर जाएगी, तो मेंसेस आ जाएंगे। अब उस मेंसेस में आपने देखा होगा कि एक जो है वो छोटे छोटे जो है जर्रे जर्रे आते हैं, पीसीस आते हैं उस इंडोमेट्रियम लेयर के। तो वो एक्चुअली वो क्लॉट नहीं होते, वो इंडोमेट्रियम लेयर्स होती है जो शट डाउन होके पीसीस बन के बाहर आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन कि वो हर महीने आएंगे, इसलिए साइकिल बोलते हैं। If a woman is not pregnant, then her ovary will release another egg. The lining build up, and if the egg is not fertilized, she has another period. अ, अगर तो ओव्यूलेशन हो जाती है, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अगर नहीं होती तो फिर एन अदर जो है पीरियड, फिर से वो नेक्स्ट मंथ तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो मेंसेस आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर इसको साइकिल बोलते हैं कि वो हर महीने आना है उससे, यूजली फ्रॉम 28 टू 30 डेज। अब जो आप लोगों ने सुना होगा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो 28 डेज का साइकिल सुना और पढ़ा होगा। बट ये जो है 20 जो है 4 से लेके 24 से लेके जो है 34 तक का जो है साइकिल नॉर्मल होता है। अब 28 तो नॉर्मल है ना, इससे 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में मेंसेस का आना तो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये जो है अ, आप आपको इस ये स्लाइड में आप ये देख रहे हैं कि 28 टू 30 डेज का साइकिल होता है। बट इसमें अप्स एंड डाउन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आती हैं, बहुत सारे जो है मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि मेंसेस आए हुए मुझे जो है फॉर एग्जांपल आज 6 डेट है, 6 को आए थे तो 1 वीक ज्यादा हो गया है। तो मीन 1 वीक अगर ज्यादा हो गया दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। अगर 1 वीक पहले आ गए दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। This menstrual fluid will flow out the body for approximately 3 to 5 days. अब ये जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो 3 to 5 डेज जो है आता रहता है। Many girls at this time may feel abdominal cramps, occasional fatigue, headaches, and even fluctuation in mood. अब ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि जब हमें मेंसेस आने वाले होते हैं, मेंसेस आने के 1 डेज तक जो है वो जो है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन तक, ओव्यूलेशन क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है और वो टूटता है, तो इसमें एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। ड्यू टू दैट एस्ट्रोजन लेवल ऑफ हाई, फ्लक्चुएशन ऑफ द मूड जो है वो होता है। प्लस एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसलिए पड़ते हैं कि एक तो हॉर्मोन्स हाई है और दूसरी चीज जो है मेन रीजन कि वो इंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो टूट जाती है। जब इंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होती है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, शिद्दत से पेन होती है। अब एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो जब एक चीज जो है जैसे हमें फ्रिक्शन होती है, किसी चीज की रगड़ लगती है तो हमारी जो है स्किन ऊपर से उतर जाती है। फॉर एग्जांपल हाथ से कह लें, फॉर एग्जांपल बाजू से कह लें, तो हमें कितनी पेन होती है, ठीक है। ये तो बेटा हमारी इंडोमेट्रियम लेयर है, पूरी ही उतर जाती है। जब ये शट डाउन हो रही होती है तो उस वक्त पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि पेन होना ही है, पूरी लेयर एक उतर चुकी है, पीसीज बन चुके हैं, ब्लीडिंग आ रही है, तो उस वक्त पेन होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए पेन होती है। मोस्टली जो है मैं कुछ स्कूल्स में भी लेक्चर देने के लिए जाती हूँ, वो मुझे स्कूल की प्रिंसिपल्स कॉल करके बुलाती हैं कि हमारी 8 से लेके 7 से लेके 9 तक की स्टूडेंट्स जो है वो शिद्दत से पेन की कंप्लेन करती हैं, तो फिर मैं उनको पेन की रीजन और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ा के आती हूँ, साथ में काउंसलिंग करके आती हूँ कि इस पेन को हमने कुछ भी नहीं करना, इस पेन को सिर्फ हमने हॉट रखना है, ठीक है। एब्डोमेन पे या तो हॉट वाटर बॉटल जो है उससे आप हीट दे लें, हमने हीट देना है, ठीक है। गरम गरम दूध या गरम पानी पी लें
और सिर्फ रेस्ट करें 1 या 2 दिन, ठीक है। और रेस्ट करने के लिए जो है फीमेल्स क्या करती हैं, उल्टी लेट जाती हैं या साइड लेती हैं। ना तो उल्टा लेटना है या ना साइड लेना, क्योंकि हमारे यूट्रस जो है लोअर एब्डोमिनल साइड पे है। तो अगर हम उल्टा लेटेंगे तो वो मजीद पेन करेंगी, क्योंकि वहाँ एक किस्म का जख्म हो गया ना, वुंड हो गया, तो वो और पेन करेगी। तो हम उल्टा लेट के या साइड लेके उसको मजीद पेन करवा रहे होते हैं। तो इसलिए हमें जो है चाय पी के उसको हीट दे के सीधा लेटना होगा, ठीक हो गया। अब मूड स्विंग जो है ड्यू टू हॉर्मोन्स, तो अपने जो है मूड के लिए अपने मेंटल लेवल को नॉर्मल रखने की जरूरत होती है। अगर किसी का मूड चेंज है तो घर में माँ या बड़ी बहन है, उसको काउंसलिंग करना चाहिए, उसको टेक्निकली हैंडल करना चाहिए इस चीज को। These symptoms are called premenstrual syndrome। अब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि जो पेन होती है वो मेंसेस से, अगर सुबह मेंसेस आने हैं तो रात को पेन हो रही है, अगर रात को आने तो सुबह आनी है। तो हार्मोन्स लेवल जो है वो एकदम से उस वक्त हाई होता है जब पीक लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे ही वो हार्मोन्स, जैसे ही मेंसेस आना है, हार्मोन्स जो है वो जो है एकदम अपने नॉर्मल लेवल पे आने, जो पीक लेवल पे थे वो एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाने। तो मूड भी सही हो जाना और पेन जो है वो एक दिन में सही हो जानी। जो लेयर शट डाउन हुई थी उस लेयर को बनने में सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं। जैसे ही वो लेयर अंदर से जो है बेजल लेयर का, आई डोंट नो कि आप लोगों को बेजल लेयर पता है या नहीं। जी, बेसल लेयर के लिए बेसल लेयर जैसे मैंने बताया ना, इंडोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम के नीचे वाली जो है वो बेसल लेयर होती है। अब बेसल लेयर नहीं उतरती इंडोमीट्रियम के साथ, जैसे ही इंडोमीट्रियम उतरती है तो बेसल लेयर जो है वो दोबारा से इंडोमीट्रियम लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ 1 या 2 दिन में जो है दोबारा इंडोमीट्रियम बना देती है, जिसकी वजह से सिर्फ पेन एक दिन होगी। इसलिए इसको जो है मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसलिए कहा गया है कि इसी में पेन होगी, इसी में जो है शैडो ब्लड फ्लो जो है वो एकदम से ब्लड वेसल्स में इंडोमीट्रियम की ज्यादा हो जाता है और हार्मोन्स लेवल ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हेडेक, मूड स्विंग्स, पेन्स, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए इसको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा गया है। और पीएमएस, पीएमएस मीन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम फॉर शॉर्ट सा सिंड्रोम है। Maintaining a healthy diet and moderate exercises can help ease the effects of the cycle of life। और इसमें मॉडरेट एक्सरसाइज ये नहीं कि लेट जाना और उठना ही नहीं है, ठीक है। नॉर्मली काम करते रहना। जब अगर अब मेरे से किसी ने पूछा, ओके, जो है अभी मेरे से किसी ने पूछा पूछा था कि इसमें पेन किलर, साइमार शार्गिल ने कहा था कि पेन किलर लेना है। पेन किलर तब लेना होता है जब हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसको अगर हम जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लें, गर्म दूध पी लें, हॉट वाटर बॉटल्स जो है उससे हीट दे लें, या प्रेस इस्त्री जो है उसको किसी कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे, जिस तरह आपके हॉस्टल में केस होता है, इस्त्री का कपड़ा होता है इस्त्री के लिए जो डाला होता है, उसको जो है गर्म करके तो यूट्रस के ऊपर लगा दे, ठीक है। मीन के उसको हीट देना है। जब उसको हीट आएगी आप रेस्ट करोगे तो आपको पेन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चलो फिरोगे, उल्टा लेटोगे, तो फिर आपको पेन होगी और पेन ज्यादा होगी, फिर आपको पेन किलर लेना पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आप बस को पेन प्लस की एक टेबलेट ले सकते हो, ज्यादा नहीं। एक दिन में एक टेबलेट जो है, एक टेबलेट का इफेक्ट जो है 6 आवर्स तक रहता है। अगर 6 आवर जब आप बियरेबल नहीं कर सकते, आपके लिए बियरेबल पेन नहीं है, तो टेबलेट ले लो। अदरवाइज फिर आप जो है होम रेमेडीज, जिस तरह मैंने बताया कि हीटिंग और कुछ
जो है पीने वाली चीजें जो है गर्म, अगर ठंडा पानी पियोगे चलोगे उल्टा लेटोगे तो आपको पेन ज्यादा होगी। जी, एडोसलेंट जो है कॉमन हेल्थ, इसमें कुछ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम आती है एडोलसेंट इस एज में। अब इस एज में जो है लो सेल्फ एस्टीम भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। प्रॉब्लम्स क्या लिखी हुई है, प्रॉब्लम्स में जो है लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन और प्रीमोटियल जो है प्री जो है मैरिटल सेक्स। अब जो है ड्रग एब्यूज, क्रिमिनल जो है एंटी एंटी सोशल एक्टिविटी। अब क्रिमिनल एंटी जो है सोशल एक्टिविटीज जो है ये ड्रग एब्यूज हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग हो जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। और दूसरी चीजें जो है मूड स्विंग होना, और दूसरा जो है मूड स्विंग के साथ साथ जैसे डिप्रेशन में जाता है तो ये फाइटिंग की तरफ चला जाता है, और ये ज्यादा भी इसके जो है कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। जब मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और उस वक्त काउंसलिंग ना किए जाए, उस वक्त जो है इसको टेक्निकल तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो जो है वो ज्यादा जो ग्रुप में फाइट करना, तेज मोटर बाइक चलाना, इस तरह लड़के करते हैं। और लड़कियां जो है ये भी जो है शॉटिंग करना, दूसरों के साथ जो है ज्यादा डिप्रेशन में बदतमीजी करना, ये चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स पे आ जाती हैं। अब कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा भूख नहीं लगती, भूख जो है एक तो टेंशन से नहीं लगती, दूसरा हार्मोन्स की वजह से नहीं लगती, ओबेसिटी एंड ओवर वेट भी हो जाता है। कुछ लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगती है और वो ज्यादा खाते हैं तो वो फिर उनको जो है ओबेसिटी होती है, ओवर वेट होता है। जिस तरह ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, इसी तरह ज्यादा खाते हो तो ज्यादा मोटापा होता है। ठीक है। जी, एडोलिसेंट इन प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जब प्री मैरिटल सेक्स होते हैं। फिर माइक्रोन्यूट्रेंट डेफिशिएंसीज, माइक्रोन्यूट्रेंट या न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी इसलिए होती हैं जब कुछ सेल्फ स्टीम आ जाती है, जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी को जाती हैं बच्चियां, तो उनसे पूछ ही लें कि आपको मेंसेस आते हैं या नहीं, या आपको मेंसेस आए हुए आप इस तरह का बिहेव करती हैं, तो वो क्या करती हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो या तो डिप्रेशन में चली जाती हैं या मूड स्विंग्स हो जाता है उसका। ठीक है। जब इस तरह की चीजें होती हैं, दूसरी चीज हार्मोन्स लेवल जो है वो एक्टिवेट कर रहा होता है, तो वो जो न्यूट्रिशन नहीं लेती। ठीक है, जब न्यूट्रिशन नहीं लेती तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सो मैनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स, वो मैंने आपको बहुत दफा बताया कि इमोशनल जो है उसको कंट्रोल रखने की जरूरत होती है। इमोशनल चेंजेस आती ही हैं इस एज में। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जब इमोशनल चेंजेस आएंगी तो बिहेवियरल प्रॉब्लम मस्ट होंगी। जब डिप्रेशन में जाओगे तो वो बिहेवियरल चेंजेस लाजमी होंगी। सब्सटेंस अब्यूज एंड इंजरीज, ये चीजें लाजमी होंगी। इंजरी सब्सटेंस अब्यूज की तो आपको समझ आ रही होगी, और इंजरीज क्या है। जब डिप्रेशन में जाते हो तो डिप्रेशन में जाके आपका मूड स्विंग होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आप इतने डिप्रेशन में चले जाते हो, नाइफ मारते हो अपने आप को, ब्लेड मारते हो अपने आप को, कोई नाखून मारते हो अपने आप को, इस टाइप की इंजरीज करते हो। ठीक है। तो ये जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिहेवियरल चेंजेस और सब्सटेंसेस अब्यूज के साथ साथ इंजरीज भी करते हो।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जब आप प्री मैरिटल सेक्स करते हो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी होते हैं, मोर रिस्क होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद जो है थिंकिंग एंड स्टडिंग प्रॉब्लम्स। फिर आप थिंकिंग करते हैं जब आप आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ये जो चीजें हैं, मैं साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, ठीक है। 2 घंटे हो गए मुझे लेक्चर लेते हुए, तो मेरी चाय अभी बनी है, तो मैं साथ साथ में चाय भी पी रही हूँ। चीज बताने के नंबर 9 पे जो है थिंकिंग एंड स्टडिंग प्रॉब्लम। तो इसको जो है आप लोग सर्च करते हो, प्रॉब्लम्स को देखते हो। जब आप सर्च करके प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हो तो आप लोगों को लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे में आ गई। तो इसमें जब थिंक करते हो तो बी पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, तो उन सारी प्रॉब्लम को सब साइड करना है जो 1 2 या 3 दिन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड जो है मैनेज इट टेक्निकली, ठीक है। रीजंस फॉर एडोलेसेंट रिलक्टेंट टू सीक हेल्प, इसमें फियर, uncomfortable with opposite health workers, poor quality perception। रीजंस जो हैं जो एडोलेसेंट के लिए रिलेक्टेंट है, ठीक है। इसमें एक तो उनको फियर होता है, दूसरों को बताते नहीं है। अगर वो बता दें या अपनी मदर को बता दें, अपने जो है पीयर को बता दें, अपनी फेलो को बता दें, जिसको वो जिस पर ट्रस्ट करती है। मैं तो ये कहूंगी कि सबसे जो अजीम चीज है जिसने आपको प्राइवेसी देनी है, जिसने आपको मैनेज और हैंडल करना, तो वो अगर घर में हो तो माँ है, अगर आप हॉस्टल में या क्लास में हैं तो आपकी फ्रेंड होगी। फिर अनकंफर्टेबल विद ऑपोजिट हेल्थ वर्कर, फिर ऑपोजिट हेल्थ वर्कर से भी आप अनकंफर्टेबल होते हो, क्योंकि हर कोई अपनी टेक्निक बताएगा। पुअर क्वालिटी परसेप्शन, अगर आप में परसेप्शन की पुअर क्वालिटी है तो आप पेन को भी परसीव नहीं कर पाओगे, अपने मूड स्विंग होते हुए और बिहेवियर चेंजेस को भी आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकोगे, ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ परसेप्शन अगर आप में है तो इन चीजों की आपको समझनी होगी। लैक ऑफ प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और कम्बरसम प्रोसीजर, अप डाउन होता जो, ठीक है। कम्बरसम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर आप लोगों ने करना है कंफर्टेबल करने के लिए, लॉन्ग वेटिंग टाइम और प्री नेटल कंसेंट, ऑपरेशनल बैरियर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ये चीजें आप लोगों को, ये जैसे जैसे जो चीज आपके दरमियान में आए, ये हर इंडिविजुअल की अलहदा अलहदा है कि अगर वो कुछ भी कर रहा है उसमें बैरियर आ जाता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, फीलिंग्स ऑफ डिस्कम्फर्ट आती हैं। इन चीज़ों को किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मूड्स को जो है वो पैरेलल रखना होगा, अपने बिहेवियर को पैरेलल रखना होगा, ठीक है। सिर्फ काउंसलिंग से जिस ठीक हो जाती है चीज़ें। नर्सिस रोल इन केयर एंड काउंसलिंग, ठीक है। अब ये जो रीजंस थी फॉर एडोलेसेंट रिलैक्सेंट होने के लिए, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, और दोनों में ये चीजें जो है वो हर चीज उनको पता होनी चाहिए, उनको उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को और दूसरों को मैनेज करना चाहिए। नर्सिस रोल इन केयर एंड नर्सिस का रोल केयर और काउंसलिंग के लिए क्या होगा, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी 3 से 4 बजे। 3 से 4 बजे की मेरा लेक्चर है, क्योंकि मैडम तस्लीम जो है वो छुट्टी पे जा रही है, उनकी शादी है, आज उनकी मेहंदी है, कल परसों उनकी बारात है, ठीक है। तो मैडम तस्लीम की जगह पे लेक्चर मैं दूंगी, और अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगी फिर आप भी पढ़ना ही हो जाओगे,
3 से 4 बजे के दौरान में इसी कैप्चर को हम हर चीज स्टोर केयर एंड पॉलिसी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो अगेन लेती हूँ, रिप्लेसमेंट होगी। पहले जो है मैंने ब्रेक में आपकी अटेंडेंस ली और मेरा ब्रेक के टाइम जो है वो सारा आपकी अटेंडेंस के पे गुजर गया। अब मैं दूसरे लेक्चर की अटेंडेंस लूंगी। ठीक है, बेटा मैं लेक्चर ले नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही। मैंने बताया कि मैं अटेंडेंस ले रही हूँ इस वक्त। मैंने आप लोगों को अनाउंस किया है कि मैं इस वक्त अटेंडेंस ले रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज आपको नहीं आ रही।
जी बेटा, याद आ गया तो क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से। जी मैंने अटेंडेंस ले ली है, हमारे पास 2-3 मिनट है। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहो तो आप क्वेश्चन कर सकती हैं मेरे से। साइमर शाकिल, आपका दूसरी दफा मुझे ये क्वेश्चन आया है कि कुछ लड़कियां पेन किलर लेती हैं तो उनको मेंसेस नेक्स्ट मंथ नहीं आते। पेन किलर का मेंसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेंसेस का ताल्लुक हार्मोन के साथ है, तो वो उनके हार्मोन्स जो है वो कम रिलीज होते हैं। जब हार्मोन ईस्ट्रोजन कह लें, ईस्ट्रोजन जो है वो कम रिलीज होते हैं तो ओव्यूलेशन नहीं होती। जब ओव्यूलेशन नहीं है तो फिर कार्पस लूटियम बनता है। कार्पस लूटियम जब बनता है तो उसमें से प्रोजेस्टेरोन जो है रिलीज होती है। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल या एस्ट्रोजन, ये ये जो है कम आते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी किसी भी वजह से, तो इसकी वजह जो है हेरिडेटरी भी हो सकती है। इसकी वजह जो है न्यूट्रिशन बैलेंस जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। इसकी रीजन कोई जो है एनी अदर डिजीज भी हो सकती है। इसकी रीजन जो है टेंशन भी हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये हार्मोन अप्स एंड डाउन हो जाते हैं तो मेंसेस नहीं आते। पेन किलर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसे क्लियर